आज एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जिस पर आज दिन भर बहुत राजनीति होती रही। हम रोहिंग्या समस्या पर बात करेंगे जिस पर आज नया विवाद खड़ा हुआ और आज दोपहर से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि क्या रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया है। क्या रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकार अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानती है। क्या रोहिंग्या को निकालने की बजाय सरकार उन्हें पक्का घर देकर देश में ही बसाना चाहती है। ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, इसमें गलतफहमी कहां हुई और इसका पूरा सच क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल यह है कि देश में सरकारी सुख सुविधा पाने का पहला हक किसका है, उसका जो देश में घुसपैठिए की तरह घुसा है और जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है, या फिर उसका जो देश में पैदा होकर भी बेघर है और अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह दर दर भटक रहा है। छोटे से मकान और बिजली पानी के कनेक्शन पर पहला हक कश्मीर से बेघर हुए हिंदू शरणार्थियों का है, या फिर म्यांमार बांग्लादेश से चोरी छिपे भारत में घुसे और बसे रोहिंग्या घुसपैठियों का। पहले आपको आज पूरा घटनाक्रम बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इस विषय पर राजनीति के पीछे किस तरह के स्वार्थ हैं। यह विवाद आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से शुरू हुआ। इस ट्वीट में हरदीप पुरी ने लिखा कि भारत ने हमेशा उनका स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHRC, ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस ट्वीट के बाद मानो लगा कि राजनीतिक उबाल आ चुका है। बीजेपी पर तमाम विपक्षी हमलावर हो गए। बीजेपी रोहिंग्या शरणार्थियों को घुसपैठिए के तौर पर देखती है और उन्हें देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती है। ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है, लेकिन जब तक ये आधिकारिक स्टैंड नहीं आया था तब तक राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होता गया। और यही स्टैंड बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी है कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा है। इसलिए हरदीप पुरी का ये ट्वीट सरकार की रोहिंग्या नीति के एकदम उलट और चौंकाने वाला लगा। सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या रोहिंग्या पर बीजेपी की नीति बदल गई है। हरदीप पुरी का यह ट्वीट आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसे तुरंत राजनीतिक अवसर में तब्दील कर दिया। उसके नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बीजेपी से ही सवाल उठाए और लिखा कि बीजेपी ने ही दिल्ली में हजारों रोहिंग्याओं को बसाया है। अब रोहिंग्या को पक्के घर और दुकान देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इससे ज्यादा मायने सरकार के लिए उस प्रतिक्रिया के थे जो इस रोहिंग्या आवास पुनर्वास योजना पर RSS से जुड़े हिंदू संगठनों की ओर से आई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी किया और रोहिंग्या को फ्लैट देने या कहीं शिफ्ट करने की बात को खारिज कर दिया। एक कॉपी है जिसका हिंदी रूपांतरण हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये वही है रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स को लेकर MHA की जो आई इंस्ट्रक्शन, उसको हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि इसमें 2-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको MHA की तरफ से कहा गया। इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रपोज टू शिफ्ट द रोहिंग्याज टू अ न्यू लोकेशन। यानी दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आता है जिसमें यह बताया जाता है कि उन्हें रोहिंग्या को न्यू लोकेशन पे एक नई जगह पर शिफ्ट करना है। यानी रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी EWS फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया। इस बात की जानकारी इस लेटर के जरिए जारी की गई और दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था, यह भी इस खत में बताया गया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि रोहिंग्या जो अवैध प्रवासी हैं और कंचन कुंज मदनपुर खादर में रह रहे हैं, उसे वहीं रहना है। विदेश मंत्रालय के जरिए इन अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए उन देशों से बातचीत की गई है। अवैध प्रवासियों को कानून के मुताबिक उनके अपने देश भेजने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश भी दिए गए। मैं 5 बड़ी बातों पे आऊं उससे पहले
इस चिट्ठी को भी मैं आपको दिखाता हूं जिस खत का जिक्र यहां पे किया गया। ये चिट्ठी है और ये चिट्ठी दरअसल 19 मार्च 2021 को लिखी गई है और ये खत जो है FRRO ने लिखा है। उस वक्त FRRO में जो जिम्मेदारी थी वो सुरेंद्र सिंह की थी और उसी में सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के साथ उन्होंने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने माना कि अभी जो जहां पर लोगों को रखा गया है वो जगह कम है और ऐसी सलाह दी गई कि नई जगह को हमें अब रिलोकेट करना होगा, इन लोगों को नई जगह पर रखना होगा और इसको दिल्ली सरकार की तरफ से आगे भेजा गया। FRRO भी दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है और उन्हीं की तरफ से यह खत जारी किया गया था जिस खत की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खत की कॉपी को लेकर ही सारी बातें कही गई कि यह सिफारिश तो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। वैसे गृह मंत्रालय के इन बयान में 5 बड़ी बातें भी थी, उसको भी जरा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं, यह साफ तौर पे बताया गया। रोहिंग्या को वापस भेजा जाएगा यह भी कह दिया गया और रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे यह भी साफ तौर पे कह दिया गया। यानी EWS फ्लैट जो की बात हो रही थी कि जहां पे उनको रखा जाएगा, फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिटेंशन सेंटर रहेगा, जहां रह रहे हैं उसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाएगा और इसका दबाव खुद दिल्ली सरकार के ऊपर डालने की कोशिश भी की गई है। MHA ने इसे साफ कहा है। दिल्ली सरकार ने शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजा था, यानी इस खत में ये जो MHA की तरफ से जारी किया गया इसमें सारी बातें साफ साफ तौर पे समझाई गई। और सरकार की ओर से स्थिति साफ करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक रोहिंग्या को पक्के EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करने का फैसला 29 जुलाई को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुष्टीकरण की नीति है जिसमें उन्हें दिल्ली वालों की नहीं, रोहिंग्या घुसपैठियों की ज्यादा चिंता है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए कि इन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। रोहिंग्या क्यों देश के लिए बड़ा खतरा है, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि रोहिंग्या कौन है और भारत के लिए ये क्यों बड़ी समस्या है। इस्लाम को मानने वाले रोहिंग्या एक जातीय समुदाय है और रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे। रखाइन म्यांमार के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा है वो क्षेत्र है। म्यांमार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानता है। वर्ष 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित कर दिया और बार बार नरसंहार के बाद रोहिंग्या ने म्यांमार से पलायन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश में बस गए और बांग्लादेश के बाद रोहिंग्या की एक बड़ी तादाद चोरी छिपे घुसपैठ करते हुए भारत आती रही। रोहिंग्या की एक बड़ी संख्या कई वर्षों से भारत के अलग अलग हिस्सों में भी रह रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक
रोहिंग्या भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में रह रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि रोहिंग्या ने कितने बड़े स्तर पर भारत में घुसपैठ की है और कहां-कहां तक ये फैले हुए हैं। वैसे वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाले भारत को शरणार्थियों से कभी समस्या नहीं रही। भारत को समस्या शरणार्थियों के वेश में बसे घुसपैठियों से है और गृह मंत्रालय का अनुमान है कि इस समय देश में 40,000 रोहिंग्या हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के मुताबिक देश में 18,000 रोहिंग्या ही रजिस्टर्ड है। यानी रजिस्टर्ड संख्या से दोगुनी संख्या उन रोहिंग्याओं की है जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनका भारत में प्रवेश करने का तरीका ईमानदार नहीं है और जिनका इरादा भी स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें उसने कहा था कि भारत अवैध घुसपैठियों की राजधानी नहीं बन सकता और इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहिंग्याओं की घुसपैठ में पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी शामिल है और ये आतंकी संगठन उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को रोहिंग्या के ISI से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं और इसके अलावा कट्टरपंथी संगठनों से भी रोहिंग्याओं के संबंध होने के सबूत मिले हैं। रोहिंग्याओं के जरिए देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश हो सकती है। रोहिंग्या हवाला और दूसरे अवैध तरीकों से पैसा जुटा रहे हैं। फर्जी पैन कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए ये पैसा जुटाए जाते हैं। सरकार ने रोहिंग्या को मानव तस्करी में भी शामिल बताया था और हलफनामे में यह भी कहा गया था कि देश के कई हिस्सों में रोहिंग्या के कारण जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन हो रहा है। डीएनए में ही हम आपको भारत के सीमावर्ती राज्यों में रोहिंग्या के कारण धार्मिक असंतुलन और उसके खतरों पर कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बता चुके हैं। आपको आज हम वो बयान एक बार फिर से सुनवाते हैं। रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से म्यांमार से भारत घुस आए, ये रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है। इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। रिफ्यूजी स्टेटस प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होता है और इनमें से किसी ने उस प्रोसीजर को अपनाया नहीं है, उस प्रोसीजर का पालन नहीं किया है। रोहिंग्या लोगों को भारत से डिपोर्ट करके भारत किसी इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि वह 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं है। किसी भी रोहिंग्या को भारत में एसाइलम प्राप्त नहीं है और न ही किसी ने इसकी कोई एप्लीकेशन भी आज तक दी है। इसलिए ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर इलीगल इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजी बताने की यह गलती कम से कम नहीं की जानी चाहिए। आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कुछ वर्ष पहले दिया वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब राजनीति का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि इस हक को घुसपैठियों के लिए अब आरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे देश के अंदर ही कश्मीर से विस्थापित हुए हिंदू पिछले 30 वर्षों से शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। ये लोग आज भी कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। यही स्थिति पाकिस्तान से भागकर आए हिंदू परिवारों की भी वर्षों से है और आज हमारी टीम दिल्ली में ऐसे ही हिंदू शरणार्थियों के बीच पहुंची। आपको एक बार उनकी भी स्थिति देखनी चाहिए, उनका भी दर्द सुनना चाहिए। हमने 10-12 साल हमने गर्मी के अंदर यहाँ पे पता नहीं कितने में तकलीफें झेली है, वो हमको जानकारी है। रोडों पे हमारे बच्चे पड़े थे। गैस चुलानी है, पर लकड़ी लेने जंगल में जाते हैं, लाइट की भी बहुत परेशानी है, कमाने की भी बहुत परेशानी है। जाते हैं कमाने तो 200 कमाते हैं तो वहाँ पे पुलिस तंग करती है। हमारे पास प्रूफ मांगा जाता है कि आपको पास सिटीजनशिप है तो हम आपको नौकरी देंगे,
आपके पास नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। सोशल डिफेंस में भी हम जाते हैं, सिविल डिफेंस में भी जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कैसे कर सकते हैं। मच्छर काट रहे हैं बच्चों को, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या करें बच्चों को। लेट तो आई है, एक माता जी आई थी उसकी तरफ से, वो पैसे डालो तो चलती है, ना तो कट जाती है, फिर गर्मी में मरो। पैसे इतने तो कमाई भी नहीं हमारी, तो 200 के 300 एक महीने में डालते रहे। 200 कमाते वो खाते हैं और क्या करते हैं। सवाल उठता है कि जो अपने ही देश में शरणार्थी हैं, उसके लिए दर्द क्यों नहीं उमड़ता जो रह रहकर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ये उमड़ता है। क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल पे आप जरूर गौर कीजिएगा।